फ्रेंड्स, मैं बरखा शर्मा डीलो जंक्शन में आपका स्वागत कर रही हूँ। हम लोग कर रहे हैं मेंस की सीरीज कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने किया है पेपर। इससे पहले 2005 तक हमने सारे पेपर कर लिए। आज हम 2011 के पेपर की बात कर रहे हैं, जो कि आया हुआ है जुडिशियल सर्विसेज में। ठीक है, और ये कैसा पेपर है? क्रिमिनल पेपर है। क्रिमिनल पेपर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो क्या है, ये जो पेपर है वो रिलेटेड है मेंस से रिलेटेड। तो मेंस से रिलेटेड है तो ना केवल आरजेएस के लिए यानी जुडिशियल सर्विस के साथ साथ जरूरी है एपीयू के लिए भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, तलाशी वारंट कब जारी किया जाता है? तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर इसके साथ ही लिख रहा है, तो आप एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एक रफ कॉपी वगैरह कुछ ले लीजिए और फिर उसके साथ क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है, तो कौन सी परिस्थितियां हैं जब न्यायालय तलाशी वारंट को जारी कर सकता है? सबसे पहले तो बताइए कौन से एक्ट का क्वेश्चन है। तो क्यों एक्ट आता है, तो एक्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे सीआरपीसी की बात आती है। तो हम देखते हैं सेक्शन आ जाता है 93 की बात करते हैं। तब कहता है कि न्यायालय तलाशी वारंट कब जारी कर सकता है। तो जब न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति सम्मन या आदेश की पालना में अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा, यानी प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा? डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, या फिर क्या होता है, जब किसी चीज या दस्तावेज के बारे में न्यायालय को ज्ञात नहीं है, यानी कि पता नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में है, किस व्यक्ति के पोजीशन में है वो चीज। ठीक है, तो कर सकता है। और न्यायालय जब ये समझता है कि जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन की पूर्ति निरीक्षण या तलाशी से होगी, मतलब जो जांच या विचारण या जो भी कार्यवाही वगैरह की जा सकती है वो कंप्लीट तभी हो सकेगी जब निरीक्षण या तलाशी से होगी, तभी क्या होगा, तलाशी वारंट जारी किया जा सकेगा। फिर आता है, जब न्यायालय को अमुक स्थान पर तलाशी लेने से चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज, संपर्हत करने योग्य प्रकाशन आदि होने का संदेह हो। इससे रिलेटेड जब संदेह होगा, डाउट होगा, तब भी क्या कर सकता है न्यायालय? तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और जब सैदोष बेरोध व्यक्तियों और अपहृत स्त्रियों की तलाशी की जाना न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होता है, तो न्यायालय के द्वारा तलाशी वारंट को जारी किया जा सकता है। अतः ये निम्न परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत न्यायालय तलाशी वारंट को जारी कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, तो आपको नोट डाउन करके चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या एक दोषी जिसने जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत कारावास को पूरा भोग लिया है, से भी उस जुर्माने की राशि को उद्ग्रहित किया जा सकेगा? विधि के प्रावधानों को उल्लेख कीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, न्यायालय वारंट जारी करेगा तो उसमें विशेष कारण अभिलेखित किए जाएंगे। अगर न्यायालय के द्वारा कोई वारंट वगैरह जारी करेगा तो न्यायालय उसमें क्या करेगा, विशेष कारणों को अभिलेखित करेगा। साथ ही क्या करेगा, व्यय और प्रतिकर के संदाय हेतु धारा 357 के अधीन आदेश दिया गया हो। ठीक है, इसके अंतर्गत धारा 300 क्या बोलता है, प्रतिकर के आदेश देने के संबंध में प्रावधान करता है। किसकी बात कर रहा है? सेक्शन तो हो गया 357 जो प्रतिकर की बात कर रहा है, और एक्ट कौन सा हो गया? सीआरपीसी। ठीक है, एक उच्च न्यायालय के अधीन दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीन दंड न्यायालय को एक आपराधिक मामले को कौन अंतरित कर सकता है? ऐसे अंतरण के लिए कौन आवेदन करे? एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अधीन दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में दंड न्यायालय को एक आपराधिक मामले को कौन अंतरित कर सकता है? ऐसे अंतरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ये बात कर रहा है प्रश्न नंबर 3। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका भारत का जो महान्यायवादी होता है, या कोई हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंडिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंडिक न्यायालय को आपराधिक प्रकरण को अंतरित कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपराधों का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा कितनी है, यानी कि लिमिटेशन की बात कर रहा है कि किसी भी अगर अपराध का संज्ञान लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो कितनी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन की बात कर रहा है तो कितनी होगी? 6 मास होगा, 6 मंथ की होगी यदि क्या है, अपराध केवल जुर्माने से यानी कि फाइन से दंडनीय है। 1 वर्ष का होगा, 1 ईयर होगा, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, यानी कि 1 वर्ष तक का कारावास होगा तो 1 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष तक का होगा, 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक।
3 वर्ष से अनधिक होगा तो 3 वर्ष तक का होगा। उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जाता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा जो कठोरतम या कठोरतम दंड से दंडनीय होगा। यहाँ पे लिख रखा है हमको कि लिमिटेशन क्या होगी, इस क्वेश्चन को हमको देख के ज़रूर जाना है। लिमिटेशन का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। एक साक्षी से यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या उसे रिश्वत लेने के कारण सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया था। वह मना करता है। क्या इस बात की साक्ष्य दी जा सकती है कि उसे रिश्वत लेने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि उसे हटा दिया गया था। साक्षी के कथन के खंडन में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता, रिबट नहीं किया जा सकता उसको। तथापि यदि उसका कथन मिथ्या हो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। मतलब एक बार तो नहीं किया जा सकता, उसको खंडन में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर उसका कथन मिथ्या होगा, गलत होगा, तो उसके ऊपर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बात करता है ST/SC से रिलेटेड। ST/SC में क्या बोल रहा है कि जो ST/SC का एक्ट है उसके तहत जमानत एवं परिवीक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है। इसमें क्या होता है, अग्रिम जमानत जो होती है कि कोई बात अभियुक्त गण पर लागू नहीं होगी, ठीक है। अग्रिम जमानत की कोई बात नहीं कर रहा, और 18 वर्ष से अधिक को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक अपराधियों को परिवीक्षा यानी कि होता है हमारा प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली बात बोल रहा है हमको। तो ये बोल रहा है ST/SC के अंतर्गत जमानत यानी कि बेल के और प्रोबेशन के क्या प्रोविजंस हैं। तो ऐसे कह रहा है जो अग्रिम जमानत होती है उसका कोई जो उसके जो प्रावधान होंगे वो अभियुक्त गण पर लागू नहीं होंगे, और जो 18 वर्ष से अधिक आयु के अपराधी होंगे उनको प्रोबेशन का लाभ यानी कि प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान कब ले सकता है। एक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान कब ले सकता है। क्या एक सेशन न्यायाधीश अपने आरंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। एक जो मजिस्ट्रेट होता है वो किसी अपराध का संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस कब ले सकता है। क्या एक सेशन न्यायाधीश यानी कि सेशन मजिस्ट्रेट, सेशन जज अपने आरंभिक क्षेत्राधिकार में किसी अपराध का संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस ले सकता है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान जो होता है निम्नलिखित दशाओं में दे सकता है मतलब कर सकता है। तो अपराध के तथ्यों के बारे में परिवाद प्राप्त होने पर, कंप्लेंट मिलती है ना तब, या पुलिस रिपोर्ट पर, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अपराध कारित होने की जानकारी पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला के आधार पर, यानी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अगर अन्य व्यक्ति ने की है तो कर सकता है, और मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी पर कर सकता है। तो यहाँ पे हो गई कंप्लेन के आधार पर कर सकता है, फिर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है, फिर उसके बाद किसी अन्य जानकारी के आधार पर, अदर इंफॉर्मेशन, फिर इसके बाद होता है स्वयं की जानकारी हो सकती है, मजिस्ट्रेट की ऑन नॉलेज, या पर्सनल लिख लीजिए, पर्सनल नॉलेज। अभिव्यक्त विधिक प्रावधानों के सिवाय सेशन न्यायालय सीधा संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि प्रकरण को सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को सुपुर्द नहीं किया जाता। मतलब जब तक सेशन न्यायालय को इसको सुपुर्द नहीं करेंगे तब तक नहीं लिया जा सकता। अभिव्यक्त विधिक प्रावधानों के सिवाय, जो अभिव्यक्त रूप से विधिक प्रावधान वगैरह दे रखे हैं ना, उनके अलावा सेशन न्यायालय सीधा संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसको मामला सुपुर्द नहीं किया जाता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुविवाह का अपराध क्या है। इस अपराध के मामले में न्यायालय कब संज्ञान लेता है। बहुविवाह का अपराध क्या है, इस अपराध के मामले में न्यायालय कब संज्ञान लेता है। तो बहुविवाह जो होता है, जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए, मतलब एक स्पाउस जीवित है, चाहे से पति जीवित हो तो पत्नी, पत्नी जीवित हो तो पति, किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है, मतलब वो विवाह शून्य हो चुका है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है। यानी पति या पत्नी जीवित है और दूसरे पति या पत्नी ने, मतलब उसके हस्बैंड जीवित है तो वाइफ ने, और वाइफ जीवित है तो हस्बैंड ने क्या किया है, किसी अन्य से, इसने तो क्या किया, दूसरी वाइफ बना ली, इसने क्या किया, दूसरा हस्बैंड बना लिया इसके रहते हुए। तो न्यायालय बहुविवाह के अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा। यहाँ पे क्या की जाती है, कंप्लेन की जाती है, कंप्लेन ओनली।
इसके बाद क्या होता है, जब ऐसा व्यक्ति अवयस्क, जड़, पागल, रोगी या पर्दानिशीन स्त्री हो तो अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। तो कौन कौन से व्यक्ति दे रखे हैं, माइनर दे रखा है, अनसाउंड माइंड दे रखे हैं, कोई बीमार व्यक्ति होता है, पर्दानिशीन स्त्री होती है जो कि मतलब क्या होती है, किसी रूढ़ी वगैरह के कारण क्या होती है, सामने नहीं आ सकती, तो कोई अदर पर्सन होता है, वो क्या कर सकता है, न्यायालय की इजाज़त से, न्यायालय से सहमति लेके परिवाद दायर कर सकता है, यानी कि कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक हत्या का अभियुक्त अभिरक्षा में है, 90 दिन के अंदर पुलिस उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत नहीं कर सकी। मतलब एक टाइम पीरियड दे रखा है 90 दिन का, जिसके अंतर्गत पुलिस को चालान प्रस्तुत करना होता है, वो चालान प्रस्तुत नहीं कर सकी। और 91वें दिन क्या हुआ, वो अभियुक्त था, अभियुक्त ने कोर्ट के लंच से पूर्व, लंच हो जाता है कोर्ट में, तो उससे पूर्व जमानत के लिए आवेदन कर दिया। उसी दिन लंच के बाद पुलिस ने चालान पेश कर दिया। क्या जमानत का आवेदन खारिज किया जा सकता है? देखिए वैसे इसका आंसर आपके सामने लिख रखा है, फिर भी हम पढ़ेंगे कि 90 दिन की समाप्ति हो जाने के कारण अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड था वो निकल चुका था, परिसीमा अवधि समाप्त हो चुकी थी, परिसीमा अवधि जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो इस कारण क्या होगा, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, बेल पर उसको छोड़ दिया जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, बेईमानी की परिभाषा दीजिए। कौन सा एक्ट कवर कर रहा है, आईपीसी 1860 हमारी क्या बात कर रहा है, जो कोई इस आशय से कार्य करता है, यानी इस इंटेंशन से कोई भी व्यक्ति कार्य करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और सदोष हानि कारित हो, उसे बेईमानी से कहते हैं, उसे कहते हैं कि उसने बेईमानी से काम किया है। सदोष अभिलाभ और सदोष हानि मतलब एक व्यक्ति को लाभ कारित होता है जो उसका लाभ पाने का अधिकार नहीं है, एक व्यक्ति हानि प्राप्त करता है जिसको कि वो हानि नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उसको उसका लाभ मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और सदोष हानि उसे कारित हुई है। कहाँ पे आता है सेक्शन, इसके लिए हम देखते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है बेईमानी से की, बेईमानी से। ठीक है, तो ये थे हमारे माइनर मेजर से रिलेटेड 2011 के मेंस के क्वेश्चंस। किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल से रिलेटेड। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है डीलो इंस्टीट्यूट का, आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप सेक्शंस का रिकॉल कर पाएँ ढंग से तो आप इंडेक्सोपीडिया को परचेस कर सकते हैं। इंडेक्सोपीडिया जो है वो हमारे डिजिटल भी मिल सकती है आपको, और आप चाहते हैं कि वो बुक आपके पास हो तो लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।